देखो चलो, हम बात कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स की। चैप्टर चल रहा है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, इसमें हमने बता दिया था जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी केमिकल की जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, वो किसके बराबर होती है? या तो बराबर होती है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स, डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स, या फिर वो बराबर होती है और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, चले अब इसी में भी आगे बात करें तो हमने बताया था इसको हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, हम हमेशा ध्यान रखना है, एक्सप्रेस करते हैं इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन is expressed in terms of concentration of reactants। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट है उसको निकालने के लिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के टर्म्स में उसको एक्सप्रेस किया जाता है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ के हिसाब से। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं सर माइनस में dr बाई dt बराबर क्या होगा? ठीक है, बराबर होगा ये के और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। अगर आप रिएक्शन को एक्सप्रेस करना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे? माइनस में dr बाई dt किसके बराबर है? के और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। सपोज करो मान लो कोई रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 और ये आपको बना रहा है 2NH3। अब आपके पास दो तरीके हैं इस रिएक्शन को, अगर आप इसकी रेट निकालना चाहते हो तो आप क्या करना पड़ेगा आपको? तो माइनस में dr बाई dt इसके बराबर है के कंसंट्रेशन ऑफ N2, क्योंकि और यहां पर आप क्या लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3। इसी तरह तो लिखोगे। तो रिएक्टेंट दो है यहां पर। कलर चेंज करो सर, दिख नहीं रहा। ओके, ठीक है, चलो रेड कलर कर लेते हैं। तो क्या हो गया यहां पर? अगर इस रिएक्शन के लिए हम, अगर इस रिएक्शन की बात करें हम, N2 प्लस 3H2 एरो लगा के 2NH3, तो हम इसकी रेट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? माइनस में dr बाई dt इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब आपको एक बात ध्यान रखना है, जैसे सपोज करो मान लो कोई नॉर्मल रिएक्शन है आपके पास कोई रिएक्शन है,
ठीक है, वो रिएक्शन आपके पास है। जैसे हमने लिया कि अमोनियम की पावर है x और NO2 की पावर है माइनस की पावर है y। ठीक है, अमोनियम की पावर है x और NO2 माइनस की पावर है y। यदि अगर हम क्या कर दें, x और y को जोड़ दें, x प्लस वाई को जोड़ दें हम, और अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए, जो भी आपके यहां पर जो एक्सपोनेंट्स हैं इनके सम का टोटल कितना आना चाहिए, अगर 0 आ जाए तो वो रिएक्शन आपके कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन होती है, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन होती है, वो 0 ऑर्डर रिएक्शन। सिमिलरली आपको ध्यान रखना है, अगर x प्लस वाई का टोटल 1 आ जाए तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और अगर x प्लस वाई का टोटल 2 आ जाए तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सिंपल सा जानना है, x प्लस वाई जो है, एक्सपोनेंट्स जो है, जो भी कंसंट्रेशन की जो पावर्स हैं उनका टोटल अगर 0 आता है तो 0 ऑर्डर रिएक्शन है। अगर उनका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स या उनकी जो एक्सपोनेंट्स है उनका पावर 1 आता है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और अगर x प्लस वाई का टोटल 2 आता है तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। जैसे आपको एक एग्जांपल बताते हैं, जो आपकी बुक का एग्जांपल है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन आपको दे रखा है एनसीईआरटी में, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है भाई। क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए कि किस तरह से हम ऑर्डर निकालेंगे। CO प्लस Cl2, क्वेश्चन है हमारे पास CO प्लस Cl2, एरो लगाकर COCl2, CO प्लस Cl2 एरो लगाकर क्या बन रहा है, COCl2। अब यहां पर जो आपको इक्वेशन दे रखी है रेट, वो दे रखी है रेट बराबर के CO और Cl2। यहां पर आपको दोनों की पावर्स दी हुई है भाई, एक की पावर है 2, एक की पावर है हाफ। CO की पावर तो है 2 और इसकी पावर है हाफ। अब आपसे बोला गया है, ठीक है, क्या करना है आपको, ऑर्डर निकालना है रिएक्शन का। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आपको पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में यहां पर x की वैल्यू कितनी है, 2 है, और y की वैल्यू कितनी है, हाफ। अब इन दोनों का टोटल x प्लस वाई यानी 2 प्लस हाफ, तो ऑटोमेटिकली कितना आ गया, ये 5/2 यानी 2.5 आ गया, 2.5। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गई आपकी 2.5। बोलो भाई, किसी को कुछ पूछना है क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, वो इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। चले आगे देखें। सर इसका नाम भी देना पड़ेगा क्या? किसका? नहीं, नाम देने की जरूरत नहीं है बेटा, नाम देने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और आपको रेट भी दी हुई होगी क्वेश्चन में, बस आपको केवल ऑर्डर निकालने के लिए पूछेगा, वो कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है सर। आपको केवल और केवल ये पता होना चाहिए कि वह ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान होना चाहिए, बस ऑर्डर कैसे निकाला जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑर्डर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, x प्लस वाई का टोटल कर देंगे, बस सिंपल सा ये करेंगे हम, x प्लस वाई का क्या कर देंगे, टोटल। तो x प्लस वाई जो होगा, जैसे ही उसका आप टोटल करोगे जो भी वैल्यू आएगी वो ऑर्डर हो जाएगी उसकी, ठीक है। चले
एक क्वेश्चन और देखो, उसमें भी आपको ऑर्डर ही निकालना है। ठीक है, जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। अब आपको एग्जांपल में रिएक्शन दे रखी है और रिएक्शन आपको दे रखी है ए प्लस बी। ए प्लस बी से क्या बन रहे हैं, आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स। आपको क्वेश्चन में रेट दी हुई है, क्वेश्चन में गिवन है वही रेट के ए और बी। ठीक है, अब आपको ए की पावर गिवन है हाफ और 2 की पावर गिवन है। ठीक है, वही सेम 2 की पावर 2। देखो भाई, ए की पावर हाफ दी हुई है और 2 की पावर 2 दी हुई है, तो आप यहां से क्या कर सकते हो, ऑर्डर निकाल सकते हो। इजीली आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर निकाल सकते हो रिएक्शन की। तो ऑर्डर आपके पास आ जाएगा, तो वही 2.5 आएगा। ठीक है, अब ये ए की पावर x मान लो, इसको x हाफ हो गया और y जो है वो 2 हो गया। तो x तो ये हो गया, y ये हो गया, दोनों को टोटल कर दो x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा हाफ प्लस 2, तो वही 5/2 2.5। तो बहुत इजी क्वेश्चन आएगा अगर ऑर्डर पे क्वेश्चन आता है तो। केवल आपको पता होना चाहिए एग्जाम्पल 4.1। हाँ, ये करवा दिया ना, ये ऑर्डर का ही तो क्वेश्चन है, ये ऑर्डर वाला ही क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। डेफिनेशन की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डेफिनेशन है उसकी, तो कैसे इसको डिफाइन करते हैं हम। देखो भाई, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इजी सा है, बहुत इजी टॉपिक है। तो सिंपल सा ये ध्यान रखना है हमें, द सम ऑफ द पावर्स, द सम ऑफ द exponents, the sum of the exponents which are involved in chemical reaction, the sum of the exponents which are involved in rate equation। किसी भी केमिकल रिएक्शन जो है उसमें जो भी पावर्स है, एक्सपोनेंट्स की जो पावर्स है, जो भी आपके रिएक्टेंट्स है उसकी जो पावर्स है उनको टोटल करना है बस। द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन रेट लॉ या रेट इक्वेशन। तो मैंने आपको बता ही दिया, अभी बताया था मैंने आपको। मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन है, जैसे हमारे पास रिएक्शन है एक बी की पावर बी, एरो लगाकर क्या बना रहा है ये, तो एरो लगाकर ये प्रोडक्ट बना रहा है अभी, क्या बना रहा है, प्रोडक्ट्स। तो आप जब इसके लिए रेट लिखोगे, रेट इक्वेशन लिखोगे, तो के ए की पावर, ठीक है, अब ए की पावर आपने क्या मान लिया, सपोज करो ए की पावर यहां आपने मान लिया एक्स और बी की पावर वाई, तो क्या हो गया, तो ये बोल रहा है एक्स प्लस वाई का टोटल अगर 0 है, 1 है या फिर 2 है। 0 है तो फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी 0 ऑर्डर, ठीक है, 0 ऑर्डर, तो 0 ऑर्डर ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर और ये हो गया आपका सेकंड ऑर्डर। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है।
आगे देखें नेक्स्ट। चले, उसके बाद में बता रखा है नेक्स्ट हमें टॉपिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद में हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर इन्वॉल्व इन रिएक्शन विच आर पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल रिएक्शन। तो आप क्या कह सकते हो मॉलिक्यूलरिटी के लिए? तो सिंपल सा आप बता सकते हो मॉलिक्यूलरिटी के लिए कि सर मॉलिक्यूलरिटी का जो मतलब होता है वो क्या होता है? ठीक है, नंबर ऑफ स्पीशीज, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज विच आर टेकिंग प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये बता रखा मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज number of reacting species taking place in a chemical reaction. Number of reacting species taking place in a chemical reaction. ठीक है, अगर फॉर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, अगर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक ही होंगे भाई। तो ध्यान रखना है यूनिमॉलिक्यूलर के लिए क्या होगा? नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज वन ही होगा। इसी तरह अगर बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, बाई मॉलिक्यूलर, तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टू होंगे वो। समझ में आ रहा है ना सबको? हृदयांशी, अर्पित, गौरव, प्रियांशु, तुषार, दीपक, कौशिकी। सर रिएक्टिंग स्पीसीज मतलब क्या होता है? मतलब जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो। जैसे आपको मान लो, सपोज करो एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने यहाँ रिएक्शन कराई H2 प्लस Cl2, एरो लगा के लिखा 2HCl। अब आप मुझे बताओ कि हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप बोलोगे सर यहां तो कुछ भी नहीं है, तो इसको 1 मान सकते हैं और इसको भी 1 मान सकते हैं। तो एक मॉलिक्यूल तो हाइड्रोजन का हो गया और एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का हो गया, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2। तो इसका मतलब सर ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। बात समझ में आई? तो ध्यान रखना है यहां पर टोटल कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2। तो ये रिएक्शन क्या हो गई? बाई मॉलिक्यूलर। एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का पार्टिसिपेट कर रहा है और एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये रिएक्शन आपके किसका एग्जांपल है? दिस इज एग्जांपल ऑफ बाई मॉलिक्यूलर। इसी तरह मान लो, सपोज करो मैंने कहा कि NH4Cl है सर, इसको तोड़ा तो ये टूटा NH3 प्लस HCl में। अब आपसे पूछा गया कि इसमें कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपने बोला सर एक ही तो है NH4Cl, इसका एक ही तो मॉलिक्यूल है सर। तो इसका मतलब क्या है सर? ये यूनिमॉलिक्यूलर है। कैसी रिएक्शन है ये? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। समझ में आ रहा है ना सबको?
तो ये ध्यान रखना है, NH4Cl जो है इसका एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जितनी भी स्पीशीज का मतलब क्या है कि कितने रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहां पर तो सर एक ही कर रहा है, अमोनियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल कर रहा है। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम भी तो हो सकते हैं, नहीं कभी सेम नहीं हो सकते, डिफरेंस बताऊंगा अभी, कभी सेम नहीं हो सकते। वैल्यू में सेम हो सकते हैं, वैल्यू में हो सकता है ऑर्डर 1 आ जाए, मॉलिक्यूलरिटी भी 1 आ जाए, लेकिन और भी डिफरेंसेस हैं। मॉलिक्यूलरिटी जो है कभी 0 नहीं होती, ऑर्डर 0 हो सकता है, अभी बताऊंगा मैं, अब डिफरेंस बताऊंगा जब नेक्स्ट। ठीक है, इसी तरह मान लो एक एग्जांपल दिया मैंने, फॉर एग्जांपल सर 2SO2 प्लस O2, एरो लगाकर 2SO3, 2SO2 प्लस O2 2SO3। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज कितनी है? 3। 2 तो SO2 के मॉलिक्यूलर, एक क्या है ऑक्सीजन का। तो ये किसका एग्जांपल है? दिस इज ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन का एग्जांपल है। मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गया होगा सबको। चले अब बात करते हैं हम ऑर्डर में और मॉलिक्यूलरिटी में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी? डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी? दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑर्डर में और मॉलिक्यूलरिटी में दोनों में क्या डिफरेंस है, यह हमें बताना है। तो सबसे पहला ये कह रहा है ऑर्डर जो है वो कभी भी 0 नहीं, वो मॉलिक्यूलरिटी कभी 0 नहीं हो सकती भाई। अगर हम मॉलिक्यूलरिटी की बात करें और ऑर्डर की बात करें तो ये कह रहा है मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी 0। ऐसी कोई रिएक्शन ही नहीं होगी जिसमें मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। तो मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी 0। मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी या कैन नेवर बी, कैन नेवर बी 0, जबकि ऑर्डर 0 हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी कभी 0 नहीं हो सकती भाई। सेकंड अगर बात करें हम, अगर और बात करें नेक्स्ट हम, तो हमें बता रखा है कि मॉलिक्यूलरिटी जो है वो कौन सा कंसेप्ट है? थ्योरेटिकल कंसेप्ट। मॉलिक्यूलरिटी जो है वो कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड है? थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे बेस्ड है भाई, बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल कंसेप्ट। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा ध्यान रखना है किस पे बेस्ड है, तो इट इज बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल कंसेप्ट। जबकि आपको ध्यान रखना है ऑर्डर किस पे बेस्ड है, तो ऑर्डर आपका जो है वो बेस्ड है एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट पे, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जबकि ऑर्डर जो है वो किस पे बेस्ड है? एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट पे बेस्ड है। तीसरी बात करें अगर हम, तो आपको ध्यान रखना है मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो इट हैव ओनली इंटीग्रल वैल्यूज। इंटीग्रल वैल्यूज हो सकती है केवल और केवल इंटीजर्स हो सकता है 1 2 3 4। जबकि ऑर्डर की बात करें तो दे हैव फ्रैक्शनल वैल्यूज ऑल्सो। ऑर्डर हैव या दे हैव, इट मे हैव, दे हैव फ्रैक्शनल वैल्यूज।
तो यहां पर फ्रैक्शनल वैल्यूज भी हो सकती है। उसके बाद में अगर बात करें हम चौथे पॉइंट की, तो अगर हम बात करें चौथे पॉइंट की मॉलिक्यूलरिटी में, और बात करें हम किसमें, ऑर्डर में, तो ये ध्यान रखना है आपको कि मॉलिक्यूलरिटी जो है, ठीक है, वो कभी भी आपको ध्यान रखना है टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती। इट डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, with change in temperature and pressure. Molecularity does not change with change in temperature and pressure. जबकि ऑर्डर जो है वो ध्यान रखना है टेम्परेचर के साथ और प्रेशर के साथ चेंज हो जाता है। इट चेंजेस विथ चेंज इन temperature and pressure। टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू चेंज करने पर ऑर्डर की वैल्यू चेंज हो जाती है भाई। आगे बात करें अगर हम नेक्स्ट, तो ये ध्यान रखना है आपको नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। मॉलिक्यूलरिटी की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज ठीक है। तो ये ध्यान रखना है मॉलिक्यूलरिटी क्या बताती है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज अंडरगोइंग कॉलिजन्स, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज विच अंडरगोज कॉलिजन्स, effective collisions, number of reacting species which undergoes collisions in a reaction। जबकि ऑर्डर क्या बताया है, ऑर्डर आपको सिंपल सा बताया है सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन। सम ऑफ द पावर्स sum of the powers of concentration in rate law expression, ठीक है। तो ध्यान रखना है पावर्स का क्या करना है, केवल सम करना है भाई, सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये आपको सिंपल सा बता रखा है भाई मॉलिक्यूलरिटी में और ऑर्डर में क्या डिफरेंस है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट हम, तो मैंने आपको ऑर्डर बता दिया, ठीक है, मैंने आपको, अच्छा चलो, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसकी जो यूनिट्स होती है, देखो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। हमने बताया कि जो रेट लॉ है वो होता है माइनस में dr/dt इक्वल्स टू है k, कांस्टेंट के बराबर होगा ये एक बार के लिए। अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है, उसकी यूनिट बतानी है, तो आपको पता है माइनस में dr/dt किसके बराबर होता है, तो वो बराबर होता है k, और यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आ रही है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की पावर, जो भी पावर होगी उसके बराबर होता है। अब आपको सिंपल सा ये पूछा, आपको बोला गया कि ये जो k है ना, k जिसको हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट, इसकी आपको यूनिट्स बतानी है और इसकी डेफिनेशन बतानी है। तो अब आप सोचो, दिमाग लगाओ हल्का सा, कि अगर कोई इक्वेशन है मेरे पास, सपोज करो a की पावर a, b की पावर b है,
और वो किसके बराबर है, ठीक है, वो आपको दे रहा है c की पावर c प्लस b की पावर b। अब आपने इसको रेट लिखी यहां पर, रेट ऑफ रिएक्शन आपने लिखा k a की पावर a और b की पावर b, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिख दिया। अब आपसे क्या पूछा गया, सिंपल सा कि k को डिफाइन करो, डिफाइन k, तो आप क्या बोलोगे कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज taken as unity, that is सर a की पावर को 1 ले लो और b की पावर जो है उसको भी क्या कर लो, b की कंसंट्रेशन को भी 1 ले लो। तो जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन को आप क्या ले लो, यूनिटी। तो आप क्या बोलोगे, देन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगी, k के बराबर हो जाएगी सर, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जब आपने a की कंसंट्रेशन और b की कंसंट्रेशन क्या कर दी, 1 कर दी, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो गई, तो रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर हो गई सर। तो यहां से हम रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन बता सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम रेट कांस्टेंट के लिए, तो सिंपल सा हम बोल सकते हैं सर रेट ऑफ रिएक्शन, क्या कह सकते हैं हम, रेट कांस्टेंट K is numerically equal to rate of reaction when the concentration of reactants are taken as unity, बोलो भाई, जब आप क्या कर दोगे, रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसके एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन को अगर आप कर देते हो 1, तो रेट कांस्टेंट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। सही है क्या? तो माइनस में dr/dt के a की पावर मान लो x है, b की पावर क्या है, y है, और आपने कहा सर a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर 1, ये 1 के बराबर है। तो सर माइनस में dr/dt k के बराबर ही तो होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो गया, रेट कांस्टेंट के। समझ में आ गया क्या? बोले भाई, एक बार फटाफट से बोले, समझ में आ गया क्या सबको? हृदयांशी यस सर, तुषार को यस सर आ गया। ठीक है, यस सर। ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, मैंने आपको आज जो बताया, ठीक है, वो मैंने आपको बताया है। देखो, सबसे पहले हमने बताया केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। हमने जो कल हमारी जो लेक्चर हुआ था उसके अंदर हमने बताया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। या तो हम बता दें सर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, कि किस हिसाब से रेट खत्म होते जा रहे हैं रिएक्टेंट्स, या फिर हम बता दें सर अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, कि प्रोडक्ट किस स्पीड से बन रहे हैं। तो दोनों तरीके से ही हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं।
किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की रेट बताने के लिए हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को यूज करते हैं। फिर हमने क्या कहा, हमने ये बताया माइनस में dr/dt रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। यहां हमने एग्जांपल लिया N2+3H2, तो ये दोनों रिएक्टेंट है, इनकी कंसंट्रेशन के बराबर होगी रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद में फिर हमने बताया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया हमने। हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई रिएक्शन है, ठीक है, तो हमने उसका एक्सप्रेशन लिखा, रेट लॉ लिखा हमने उसमें कि अमोनियम की पावर x और NO2 की पावर y, और x प्लस y का टोटल अगर 0 आता है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, x प्लस y का टोटल अगर 1 आता है तो फर्स्ट ऑर्डर, x प्लस y का टोटल अगर 2 आता है तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरह हमने एग्जांपल दिया CO प्लस Cl2, तो COCl2 बन गया, तो रेट क्या होगा, K बराबर, अब इसके लिए रेट इक्वेशन दे रखी है हमें, तो हमें केवल ऑर्डर निकालना है, तो हमने पावर्स को ऐड कर दिया। इसी तरह मैंने आपको दूसरा एग्जांपल दिया। फिर नेक्स्ट हमने बताया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, तो सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स, सम ऑफ द पावर्स विच आर इन्वॉल्व इन रेट एक्सप्रेशन, कि किसी भी रेट एक्सप्रेशन में जो पावर्स है उनका टोटल कर दो आप, ऑर्डर निकल जाएगा आपके पास। फिर उसके बाद में मॉलिक्यूलरिटी बताया, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज विच आर टेकिंग प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन या विच आर पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर यू नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज 1 है तो यूनिमॉलिक्यूलर, 2 है तो बाई मॉलिक्यूलर। फिर एग्जांपल दिया आपको सबके, फिर दोनों में डिफरेंस बता दिया, मॉलिक्यूलरिटी में और ऑर्डर में। मॉलिक्यूलरिटी कभी 0 नहीं हो सकती, ऑर्डर 0 हो सकता है। ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है, ये एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट पे बेस्ड है, जबकि यहां पर ये इंटीग्रल वैल्यूज जो है इसकी मॉलिक्यूलरिटी में है, यहां पर आपको ध्यान रखना है इंटीग्रल वैल्यूज, ठीक है, जबकि यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर आपको बोल रहा है दे हैव फ्रैक्शनल वैल्यूज। इसके बाद में हमने बताया मॉलिक्यूलरिटी कभी भी टेम्परेचर के साथ और प्रेशर के साथ चेंज नहीं होती, जबकि ऑर्डर जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर के साथ चेंज हो जाता है। और दोनों की डेफिनेशंस, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज which undergoes collision in a chemical reaction and the sum of the powers of concentration in rate law expression। फाइनली हमने बताया, ठीक है, यूनिट्स के बारे में बात कर रहे थे हम कि यूनिट जो है वो कैसे निकालेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन की। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट तो फिक्स है, वो तो क्या होती है, वो तो होती है मोल्स पर लीटर इनटू सेकंड, ये तो फिक्स है। रेट ऑफ रिएक्शन की तो ये होती है मोल पर लीटर, ठीक है, इनटू सेकंड। और रेट कांस्टेंट जो है के, इसकी जो यूनिट है वो ऑर्डर पे डिपेंड करती है, और रेट जो कांस्टेंट है उसको डिफाइन करने के लिए रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को क्या मानना पड़ेगा, यूनिटी मानना पड़ेगा। तो उस समय ध्यान रखना है, रेट कांस्टेंट को हम डिफाइन कर देंगे, रेट कांस्टेंट is numerically equal to rate of reaction when the concentration of reactants are taken as unity। तो हमने एक एक्सप्रेशन लिखा, उसमें हमने a की पावर x और b की पावर y को 1 मान लिया, तो माइनस में dr/dt जो कि रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके बराबर आ गई, रेट कांस्टेंट के बराबर आ गई, ठीक है। यहां तक आपको जो है अच्छे से देखना है भाई। कल मैं आपको ऑर्डर जो है k की जो है यूनिट्स बताऊंगा, कल आपकी जो यूनिट्स है उसके बारे में बताऊंगा, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, ऑर्डर के हिसाब से बताऊंगा नेक्स्ट फिर, ठीक है। यहां तक अच्छे से आपको पढ़ना है भाई।